हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र और आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आज पढ़ने में, है ना। वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। तो शायद ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था लास्ट में, बट हम डिटेल नहीं दे पाए थे। बट यहाँ पे आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो एकदम बिल्कुल रेडी हो जाइए, है ना। और सामने में कॉपी पेन आप रख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर आपके पास पहले से नोट्स हमने दे दिया है तो आप नोट्स को भी सामने में रखेंगे और एक एक चीज़ करके वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर। देखिए ऊपर में लिखा हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब हुआ वेपर प्रेशर का कम हो जाना। अब आप खुद बताएंगे कि वेपर प्रेशर कब कम हो जाता है। देखिए, जितने भी दुनिया में प्योर सॉल्वेंट हैं, एकदम मतलब प्योर लिक्विड है जिसमें कहीं कुछ मिलावट नहीं है, लिक्विड, सारे लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है। जो बात बोल रहे हैं उसको बिल्कुल गौर से सुनना है और इसमें कहीं कोई डाउट हो तो हमको, है ना, भेजना है। जितने भी प्योर लिक्विड्स होते हैं, है ना, जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, सबको पता है कि अगर कोई लिक्विड प्योर फॉर्म में है तो उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो सारे सॉल्वेंट का अपना एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है, सबका, किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो, बट सबका होता है। और जब उस सॉल्वेंट में हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस को जब उसमें ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तब तो बन जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है उसका भी हमने डिस्कशन किया था कि जैसे अगर पहले से मान लिए प्योर सॉल्वेंट है, देख लीजिए ये सब उसका पार्टिकल से ऊपर सरफेस वाला, है ना। मान लीजिए वाटर है तो वाटर का ऊपर सरफेस देख लीजिए ये है। और जब हम इसमें कोई दूसरा, मान लीजिए शुगर हमने मिला दिया, ग्लूकोज हम मिला दिए, तो कहीं कहीं आकर के क्या करता है, ग्लूकोज का पार्टिकल या शुगर का पार्टिकल्स ऊपर में आकर के देखिए कहीं कहीं इसका जगह घेर लेता है। तो जो नीचे वाला वाटर है वो वेपर में जब बदलना चाहेगा तो ऊपर से तो भाई यहाँ ग्लूकोज का पार्टिकल्स रखा हुआ है, नीचे से उसको ऊपर जाने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से जितना मॉलिक्यूल्स वेपराइज्ड होना चाहिए वाटर का, सॉल्वेंट का, उतना मॉलिक्यूल्स वेपराइज्ड नहीं हो पाता है। यही वजह है कि उसका वेपर प्रेशर पहले से घट जाता है, कम हो जाता है। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड व्हाट? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको अगर बोलना है तो हम लोग कैसे बोलेंगे? इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस इज एडेड इन एनी प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बोलेंगे उसको, है ना, पहले सॉल्वेंट बोल रहे थे। इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस इज एडेड इन एनी प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड, घट जाता है। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी घटना को हम लोग वेपर प्रेशर का लोअरिंग कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब इसी से रिलेटेड रॉल्स नाम के साइंटिस्ट ने एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया, पहले भी आप लोग देखे थे। तो यहाँ पे रॉल्स ने क्या कहा? तो रॉल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये हमेशा अक्सर बताए थे कि एग्जाम में आता रहता है। और ये जो बता रहे हैं ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड, यही आपको एग्जाम में लिखना है। अगर सिर्फ पूछ देगा व्हाट इज रॉल्स लॉ, कुछ नहीं बोलेगा कि किससे रिलेटेड, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है। तो रॉल्स ने क्या कहा इसको भी हम लोग ज़रा समझेंगे। देखिए रॉल्स ने क्या कहा पहले समझा देते हैं। मान लिया कोई सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में, उस समय उसका वेपर प्रेशर है P0, जब उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है तो। लेकिन जब हमने उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस मिला दिया तब उसका वेपर प्रेशर बताओ बढ़ गया कि घट गया? अभी आपको बताया है कि उसमें जब भी हम लोग कोई सॉलिड सब्सटेंस डालेंगे तो वेपर प्रेशर घट के हो गया PS। S का मतलब है अब इसमें सॉलिड मिला हुआ है। जब कुछ नहीं मिला हो, देखिए 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, प्योर फॉर्म में है। तो जब सॉल्वेंट के फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर P0 है। जब उसमें हमने कुछ मिला दिया सॉल्यूट तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर के घट करके PS हो गया।
तो घटा कितना से, पी नॉट माइनस पी एस, है ना, जो इनिशियल वैल्यू था ये फाइनल वैल्यू है। तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगा, दैट इज क्या होगा, लोअरिंग। ये हुआ इतना से लोअरिंग हुआ। तो इसी से रिलेटेड रॉल्स ने कहा कि अगर इस लोअरिंग को आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वेपर प्रेशर को और कम करें, तो और सॉलिड सब्सटेंस डालिए, और कम करें तो और सॉलिड सब्सटेंस डालिए। तो जितना ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंस इसमें ऐड करते चले जाएंगे उसका वेपर प्रेशर उतना घटता चला जाएगा। तो इसी बात को इन्होंने, है ना, अपनी भाषा में बोला, अपने लैंग्वेज में इन्होंने कहा कि देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स ने कहा द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, देखिए सामने में फॉर्मूला भी लिख देते हैं और उसका डेफिनेशन भी बता देंगे। रिलेटिव लोअरिंग, पहले तो लोअरिंग पी नॉट माइनस पी एस, इसको सिर्फ बोलेंगे लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन रॉल्स ने कहा था रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव कहने का मतलब शुरू के कंपेरिजन में, शुरू में कितना था, पी नॉट। ये जो पूरा वैल्यू है ना, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शुरू के कंपेरिजन में इसका तुलना कर रहे हैं हम। खाली ये वाला बोलते हैं तो इसको खाली बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एडेड। जितना भी उसमें सॉलिड सब्सटेंस का मोल हम डालते चले जाएंगे उसी के हिसाब से इसका वेपर प्रेशर ना लोअर होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो फिर से एक बार, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, ऑफ एनी सॉलिड, if any solution is directly proportional to the solid substance added in the solution। इसलिए इसको अगर हम लोग फॉर्मूला के रूप में देखें, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड इन दैट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए, मान लिया कि सॉल्यूट का अपना मोल N1 है, तो N1 बाई N1 प्लस N2, N1 by N1 plus N2, this is mole of solute and this is mole of solvent। दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो ये मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। तो ये फॉर्मूला निकल के आया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड, जो रॉल्ट का नियम दिया गया, जो रॉल्स लॉ दिया गया है ना, उसको हम इस तरीके से, ये फॉर्मूला अगर सिर्फ हमको याद है तो इसी के अकॉर्डिंग हम उस, है ना, रॉल्स लॉ को भी लिख सकते हैं। तो कभी भी एग्जाम में अगर ये एग्जाम पूछा जाता है 12th के एग्जाम में, व्हाट इज रॉल्स लॉ, तो सीधे लिखना है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ इफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉलिड सब्सटेंस इज एडेड इन द सॉल्यूशन देन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस एडेड इन द सॉल्यूशन। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे इस तरीके से फॉर्मूला, where P naught is the vapor pressure of pure solvent, PS is the vapor pressure of solution। ये हमने उसको रिलेटिव किया है ना, उसके बाद दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया और इसी फार्मूला के बेसिस पे हम लोग अब देखेंगे कि किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल इस पर हम लोग एक देख लेते हैं, है ना। तो एक न्यूमेरिकल क्या देखना है, देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखेंगे आपके बुक में दिया हुआ होगा। कहता है हाउ मच सॉल्यूट सब्सटेंस, है ना, हाउ मच सॉल्यूट सब्सटेंस जिसका मोलर मास दिया हुआ है 40, हाउ मच सॉल्यूट सब्सटेंस जिसका मोलर मास कितना है 40 इज added in the solution, added in the 114 gram octane, 114 gram octane, so that
so that its vapor pressure is decreased by 80%। यही क्वेश्चन है, ये देखेंगे आपके बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। करा है हम 114 ग्राम ऑक्टेन में कितना ग्राम सॉलिड सब्सटेंस मिला दें, है ना, कितना ग्राम सॉलिड सब्सटेंस मिला दें कि उसका वेपर प्रेशर पहले से घटकर कितना परसेंट हो जाए, 80%। अब पहले से जितना भी था उसका 80% हो गया। पहले से 1 atm था, 2 atm था, 3 atm था, जितना भी पहले से उसका वेपर प्रेशर है वो घट करके उसका 80% रह जाना चाहिए। अब हम लोगों को बताना है कि हम लोगों को उसमें कितना ग्राम सॉलिड सब्सटेंस मिलाना चाहिए ताकि उसका वेपर प्रेशर पहले से जितना वेपर प्रेशर उसका घट करके कितना 80% हो जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले से उसका वेपर प्रेशर कितना है ये हम लोगों को मालूम नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं कि मान लिया कि पहले से उसका वेपर प्रेशर है 1 atm, 2 atm, जितना आपको सपोज करना है, x मानना है x मान लीजिए, y मानना है y, जो भी मानना है, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, हमको सिर्फ कह रहा है कि जितना है उसका 80% हो जाना चाहिए। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज देखिए सोल्व कर रहे हैं इसको, सपोज P नॉट का मतलब इनिशियल वेपर प्रेशर, मान लेते हैं कितना 1 atm, शुरू में 1 atm था। मानने में क्या जाता है, आप कुछ भी, आप तो 2 atm मान के भी बना सकते हो, है ना, 100 मान के भी बना सकते हो, आंसर उतना ही आएगा, आप देख लीजिए तो समझ में आ जाए। तो मान लिया इनिशियल इसका वेपर प्रेशर मान लिया 1 atm, तो PS जो होगा बताओ जी, घट के कितना कह रहा है, 80% हो जाना चाहिए। तो किसका 80%, 1 का 80% कितना होता है, 0.8। तो शुरू में वेपर प्रेशर माने कितना 1, तो घट के हो गया 0.8, तो ये हो गया P0, ये हो गया PS। उसके बाद हमको N1 निकालना है। व्हाट इज N1? N1 का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास तो निकालना ही करा, हाउ मच सॉल्यूट, कितना गिवन, ये तो मालूम ही करना था। चलिए उसको मान लेते हैं m, इसी m का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, देखिए जी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना 40, N1 का वैल्यू हो गया m/40। अब N2, व्हाट इज N2? N2 क्या है, N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के रूप में कौन है बताओ, ऑक्टेन, क्योंकि ऑक्टेन में ही मिलाया गया है। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला सबको मालूम है, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, और इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हो जाएगा 12×8 = 96, है ना, 96, और इधर हो जाएगा 18, 96 + 18 114। इसका देख लीजिएगा 114 निकल के आएगा मोलर मास, और गिवन मास भी कितना है 114। तो गिवन मास भी 114 और मोलर मास भी 114, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो सबका हमको वैल्यू मालूम हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू N1/N1 प्लस N2। वैल्यू रख दीजिए 1 - 0.8/1 इक्वल टू m/40 प्लस 114/114 देख लेंगे। चलिए इसका वैल्यू कितना आएगा जी 0.2, ये हो गया इधर 0.2 इक्वल टू इधर हो गया m/40 प्लस कितना 1, ये तो 1 हो जाएगा। चलिए हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं, 0.2 इक्वल टू m/40, नीचे भी एलसीएम हो गया 40, बच गया m + 40, 40 से 40 कैंसिल हो गया, 0.2 इक्वल टू
m/m+40 क्रॉस कर देंगे गा, यहाँ से अगर क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा m = 0.2m प्लस ये हो जाएगा 8, इसको लाएंगे इधर 0.8m = 8, देयरफॉर m = हो जाएगा 8/0.8, यानी कि m का वैल्यू आ गया कितना 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम उसमें हम सॉलिड सब्सटेंस अगर ऐड करेंगे 114 ग्राम ऑक्टेन में, तब उसका वेपर प्रेशर घट करके 80% हो जाएगा। अब इसको एक बार देख लीजिए, है ना, नोट करना है नोट कर लीजिए, इसको हाथ मिटा रहे हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, मिटा दें। चलिए, तो ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इसी से रिलेटेड रॉल्स लॉ। तो चलिए रॉल्स लॉ भी हम लोग जान गए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी जान गए। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आज हम सोच के आए थे कि आज इस दोनों को कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर में, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इसको हम एक ही साथ पढ़ा दिए क्योंकि ये भी जो है ना इसी से रिलेटेड है। इलेवेशन का मतलब होता है बढ़ना और डिप्रेशन का मतलब होता है घटना। एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप दो अलग अलग बर्तन में 1-1 लीटर पानी ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, और एक को प्योर फॉर्म में ही रहने दीजिए और दूसरे में है ना 100 ग्राम चीनी उसमें डाल दीजिए, और दोनों को एक ही बार गर्म करना शुरू किया। अगर आप बराबर मात्रा में दोनों में हीट दे रहे हैं तो आप एक चीज़ गौर करेंगे, जिसमें चीनी आपने नहीं मिलाया है, जो प्योर फॉर्म में है ना, वो जल्दी जो है ना बॉयल करना स्टार्ट करता है, और जिसमें आपने शुगर मिला दिया है वो थोड़ा सा देर से स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल करना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम लोग वाटर में कोई सॉल्वेंट सब्सटेंस मतलब सॉलिड सब्सटेंस जब मिला देते हैं और सॉल्यूशन जब बना देते हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शुगर मिलाने की वजह से, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, दिस इवेंट इज कॉल्ड व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब आपको समझ में आ गया हो कि बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन जब हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड सब्सटेंस जब मिलाते हैं तब उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना से बढ़ता है, 1 डिग्री से बढ़े, 2 डिग्री से बढ़े, जितना से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना, उसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना, लेकिन आराम से देखना है, बिल्कुल इजी वे में इसको समझना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हार्ड होता चला जाए, समझ में नहीं आए तो जहाँ भी डाउट हो एकदम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछना है। क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? फिर से आपको बता दें, बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, आपको सबको मालूम है। बॉइलिंग पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाके सेम हो जाता है ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एंड इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इक्वल। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से वेपर प्रेशर, ये दोनों का वैल्यू जिस टेम्परेचर पे जाके इक्वल हो जाएगा, उसी को हम लोग उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वहीं पे जाके वो खोलना स्टार्ट करता है, उबलना स्टार्ट करता है। जैसे वाटर है, तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, सॉरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का मतलब हो गया कि 100 डिग्री जैसे पहुंचेगा तो वाटर का वेपर प्रेशर और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम हो जाएगा। हाँ, और 100 से जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर हम अगर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी, तो वाटर जो है ना बॉयल करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा हो गया, ऊपर वाला वैल्यू कम हो गया, तो नीचे से उठना शुरू हो जाएगा। जब तक ऊपर वाला माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तक ऊपर से ज़्यादा लग रहा था, तब तक नीचे से उठने ही नहीं दे रहा था। इसलिए पहले जब हम लोग किसी भी चीज़ को जब गर्म करते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे टाइम लगता है खोलने में, उबलने में, बॉयल करने में।
तो टाइम किस लिए लगता है? टाइम इसलिए लगता है कि नीचे से वेपर प्रेशर पहले बढ़ता है, बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है। तो 100 डिग्री पे जाके इक्वल हो गया, देखिए दोनों बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो नीचे वाला वैल्यू देखिए ऊपर वाला को ढकेलना शुरू किया, और जब ढकेलना शुरू किया मतलब कि वो खोलना शुरू कर देता, उबलना शुरू कर देता। तो चलिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आ गया, द टेम्परेचर एट द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो रहा है? तो कहता है इफ एनी सॉल्यूट सब्सटेंस, एनी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस इज एडेड इन अ solvent, pure solvent, then solution is formed and the boiling point of a solution is increased. This phenomenon is called what? Elevation in boiling point. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, if non volatile solute substance is added in a pure liquid, added in a pure liquid, then the boiling point of a solution, अब ये solution बन गया, देख लीजिए, boiling point of a solution is increased, this phenomenon is called, बताइए जी, elevation in boiling point। इसी फेनोमेनन को हम लोग elevation in boiling point के नाम से जानते हैं। अब इस पर भी रॉल्स ने क्या कहा, देखिए यहाँ भी रॉल्स ने अपना कुछ है ना तरीका बताया कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट सब्सटेंस आप ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन में, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं, लिख देते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा टी, और यहाँ लगा दिए बी का मतलब हो गया बॉइलिंग, डेल्टा टी का मतलब हुआ कितना से टेम्परेचर चेंज हुआ जो, और बी का मतलब बॉइलिंग, है ना, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बात करें इसलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। तो रॉल्स ने क्या कहा यहाँ पे? रॉल्स ने कहा कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट सब्सटेंस आप उसमें ऐड करते जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना घटता चला जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन जो है ना हमेशा मोलालिटी के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एम हमने लिख दिया। फिर से एक बार बोल दें, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन किस फॉर्म में लेना है? मोलालिटी के फॉर्म में। इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीवी, है ना, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करें, इक्वल टू के बी इंटू सी एम। तो के बी क्या है? कांस्टेंट है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और या इसको हम लोग इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दो नाम है, ये किसी भी सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है, वाटर का इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, दूसरा अल्कोहल का देगा तो उसके लिए भी इसका वैल्यू के बी का वैल्यू फिक्स रहेगा। और ये जो है ना सी जो है ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन क्या बोले, कॉन्सेंट्रेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? मोलालिटी के फॉर्म में। सबको मालूम है कि मोलालिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसा करते हैं, सपोज मान लिया बी ग्राम सॉल्वेंट है, बी ग्राम लेते हैं, बी ग्राम सॉल्वेंट में ए ग्राम सॉल्यूट को मिलाया गया है ना, हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें बी ग्राम पहले से सॉल्वेंट था, उसमें ए ग्राम सॉल्यूट को मिलाया गया है।
जिस सॉल्यूट को मिलाया गया अगर उसका मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास अगर m है, मॉलिक्यूलर मास m है, जिस चीज़ को हमने मिलाया उसका, तो बताओ जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा सॉल्यूट का, ये गिवन मास, ये मॉलिक्यूलर मास, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा A/m। देखेंगे दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये सॉल्यूट का मोल्स है, कितना ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया गया है, B ग्राम सॉल्वेंट में। अब खुद सोचिए B ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का A/m मोल घुला हुआ है, डिजोल्व है, तो खुद बताओ 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व रहेगा जी। फिर से एक और सुनिए, मान लिया कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है B ग्राम, पानी है B ग्राम, उसमें हमने A ग्राम शुगर डाला, तो सोचिए B ग्राम सॉल्वेंट में A ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, और जो सॉल्यूट घुलाए हैं है ना, सॉल्यूट के रूप में आप शुगर ग्लूकोज कुछ भी घुलाइए, तो जो सॉल्यूट हमने यहाँ पे इसमें डिजोल्व कराया है उसका मोलिकुलर मास m है। तो बताओ इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, क्योंकि मोल्स निकालना बहुत जरूरी है, जब तक मोल्स नहीं मालूम होगा तो मोललिटी नहीं मालूम होगा। तो मोल्स क्या होगा, मोल्स इक्वल टू सबको मालूम फार्मूला होता है गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया सॉल्यूट का मोल्स। अब बताओ इतना मोल्स घुला हुआ है कितना ग्राम सॉल्वेंट में, B ग्राम में, यानी B ग्राम में जब इतना मोल डिजोल्व है तो वहाँ 1 ग्राम में कितना होगा, A/m/B, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B/m, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। अब खुद सोचिए जब B ग्राम में इतना मोल था तो 1 ग्राम में इतना मोल आया, लेकिन हमको तो निकालना है बउआ मोललिटी। बताओ जी मोललिटी कितना में निकालते हैं, 1 लीटर में कि 1 kg में, 1 kg में। और आपको मालूम है 1 kg मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 kg में मतलब 1000 ग्राम में हमको पता करना है, देख लीजिए। तो बताइए 1000 ग्राम में कितना मोल घुला हुआ रहेगा, तो A/B/m इंटू क्या कर देना है 1000, बस यही जो निकल के आएगा कॉन्सेंट्रेशन हो गया सॉल्यूशन का, किस फॉर्म में, मोललिटी के फॉर्म में। और उसी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू, देखिए वहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं A इंटू 1000 बाई B इंटू m। ये फॉर्मूला हो गया कि अगर डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं भी दिया हुआ है, सॉल्यूट का अमाउंट देवा रहेगा, सॉल्वेंट का अमाउंट देवा रहेगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अगर दिया रहेगा, तब हम लोग इसको सॉल्व करके और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर सकते हैं। या कभी कभी क्या करेगा, जब इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो डेल्टा TB का ही वैल्यू दे देगा कि पहले 100 पे खोल रहा था, अब 101 डिग्री पे चला गया। तो बताओ पहले 100 और 101 कितना डिग्री से बढ़ा, 1 डिग्री से। मैंने डेल्टा TB का वैल्यू दे दिया, KB का वैल्यू दिया रहेगा, A/B सब दे देगा, बोलेगा इस बताइए इसका m क्या होगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास बताइए। मतलब इस फॉर्मूला का यूज़ करके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलर मास भी पता कर सकते हैं। इसलिए दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये अगर समझ में आ गया है तो इसी के जैसा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें हम इसका न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे, है ना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इतना ही कॉन्सेप्ट तक आपको समझाए हैं, और इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो भी चीज़ हम बताए हैं कि किसी भी सॉल्यूट सब्सटेंस में प्योर सॉल्वेंट में कोई किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस को जब हम लोग मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, और वेपर प्रेशर घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जितना से बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, इन अ प्योर इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस इज एडेड इन प्योर लिक्विड देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा TB से। फिर क्या बताया कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप मिलाएंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो रॉल्स ने कहा द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा, है ना, जितना उसमें डालते जाओगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो डेल्टा TB CM का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C है कॉन्सेंट्रेशन, और M यहाँ पे सिर्फ बतला रहा है क्या कि ये मोललिटी के फॉर्म में लेना है। डेल्टा TB इक्वलिटी में जब हमने चेंज किया था, कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया है, उसको है ना हमने नाम दिया KB, वेयर KB इज ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड
क्या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अरे ये सी तो आप जान ही रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन है। अगर डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी के फॉर्म में दे दिया तब तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो कभी कभी ये डायरेक्ट मोलैलिटी के फॉर्म में नहीं देगा, सॉल्यूट का मास देगा, सॉल्वेंट का मास दे देगा, इस तरीके से अलग अलग रूप में दे देगा। इसलिए हमने क्या किया, जब सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जब देवर है तब उसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला है कि अगर मान लें मेरे पास 20 ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें 1 ग्राम सॉल्यूट मिलाए हैं, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास अगर m है तो उसके मोलों की संख्या कितनी हो गई, A/m। तो यह जो A/m मोल है वो कितना ग्राम सॉल्वेंट में घुला हुआ है, 20 ग्राम में। तो 20 ग्राम में A/m मोल घुला हुआ है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, A/m/v। तो 1000 में कितना, क्योंकि हमको तो 1000 में ही निकालना है। तो इस तरीके से आप पूरा एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट है, ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, है ना। और इतना देखने के बाद इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आपको इजी में बन जाएगा। इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से बिल्कुल समझेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपको इजी वे में अगर समझ में आता है तो इसी के बाद है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो काफ़ी आसान है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है, जहाँ बढ़ रहा है वहाँ खाली घट जाना है, कर देना है। उसके बाद आराम से उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपको बन जाएगा। तो इसको देख लेंगे और इसमें कहीं कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे और बिल्कुल मन से पढ़ाई कीजिए, उसको नोट करके, है ना। ये जो आप बोलते हैं ना कि सर वीडियो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर पढ़ने में नहीं मज़ा आता है, नहीं, एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए और उसको कॉपी पे नोट करते जाइए। जहाँ कहीं डाउट होवे हमसे क्वेश्चन पूछेंगे उसमें।